नो डाउट मारुति की गाड़ी है। नाम बस टोयोटा का है, सबको पता है कि बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है, तो वो ज़रूर मुझे फील होता है इस गाड़ी में। बंदर कूद जाने से इसकी छत पिचक जाती है, मतलब ये जी। स्टेबिलिटी आपने कभी चेक की? 80 के ऊपर लेके जाने में इसको डर लगता है। नो डाउट प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती तो फील होता है कि हाँ प्रीमियमनेस है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज जो है कि आपको बिल्कुल अलग अलग सारी सेटअप दिख रहा होगा। तो आज हम कर रहे हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस। किसका? श्रेयांश भाई का। किस गाड़ी का? बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी, ये है टोयोटा की ग्लैंजा वी वेरिएंट। टॉप ऑफ द लाइन है ये। यस सर, टॉप ऑफ द लाइन वी वेरिएंट है ये, और सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड आप किसे कह सकते हो। और इसी गाड़ी का जो है कि पूरा निचोड़ की जितने टाइम से इन्होंने ले के रखी है, क्या क्या इन्हें दिक्कतें आई, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इस गाड़ी की, बलिनो से ये कितना अलग है, और सारे जो है कि सर्विस एक्सपीरियंस टोयोटा के इनके साथ कैसा रहा, तो ओवरऑल जो भी रहेगा सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उसके पहले आपको मैं एक क्विक वॉक अराउंड दिखा देता हूँ गाड़ी का कि एक्चुअली क्या क्या है इस गाड़ी में और कितना फ़र्क है बलिनो से। सो कुछ इस तरह से जो है कि आप देख सकते हो फ्रंट लुक है ग्लैंजा का। यहाँ पर हमारे पास की है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ाई गई है, लॉक अनलॉक बटन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। फ्रंट में क्विकली दिखाते हैं आपको, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी चेंज ग्रिल मिलेगी बलिनो से, और वही प्रोजेक्टर सेटअप एलईडी का आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे फॉग लैंप्स हैं और डीआरएस भी साथ में दी गई हैं। और साइड में जो है कि आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर साइड मिरर्स भी है जो कि एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों है इलेक्ट्रॉनिकली। रियर की तरफ चलते हैं तो कुछ ऐसा लुक आपको मिलता है। यहाँ पर जो है कि आपको सी शेप्ड जो है कि मिलती है लाइट्स, जो कि सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वी वेरिएंट में ही मिलती है। इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में सिर्फ आपको इतना एरिया जो है कि दिखेगा, ये एरिया नहीं रहता है। और यहाँ पर वी वेरिएंट की बैजिंग है, साथ ही साथ टोयोटा और यहाँ पर ग्लैंजा की बैजिंग। पीछे आपको रियर डिफॉगर और वाइपर मिलता ही है। बूट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको यहाँ पर बूट मिलता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा अमाउंट यहाँ पर स्पेस है एज़ यूजुअल, जैसा बलिनो में है। अब इसको ले चलते हैं हम अंदर की तरफ और फटाफट से अंदर भी क्विकली आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है फीचर्स। तो साइड पैनल जो है कुछ ऐसा आपको मिलता है, जहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स इस एरिया में मिल जाएंगे। ये सारे जो है कि मारुति से ही उठाए हुए हैं, कोई भी तरह का इसमें चेंज नहीं है। डोर हैंडल्स हुए, ओवरऑल जो पैनल है टोटल जो है कि टोटल ये मारुति से सोर्स्ड है। एक्चुअली ये पूरी गाड़ी जो है कि वहीं से असेंबल आती है, असेंबल होके आती है, बस इसमें टोयोटा का लोगो और ग्लैंजा ऐसी बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी गाड़ी तो पूरी ये बलिनो ही है फिलहाल। सीट्स आप देख सकते हो, ये आफ्टर मार्केट है, इन्होंने अलग से लगाई है श्रेयांश भाई ने, और इसमें आपको 6 वे एडजस्टेबल मिलता है जो कि मैनुअली है। चलते हैं अंदर। और भाई साहब गाड़ी तो बड़ी चमका करके रखी है श्रेयांश भाई ने, और इसमें पैर रखने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं गंदी ना हो जाए। तो हम आ चुके हैं केबिन में, और ओके जो डोर का जो हट है डोर का, इट्स क्वाइट गुड, ओके डिसेंट एज पर मारुति स्टैंडर्ड्स, अच्छा है। और यहाँ पर जो है कि हम फिलहाल रख देते हैं की को। कुछ ऐसा यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि सेम आपको बलिनो में ऐसा ही देखने को मिलता है। टोयोटा की बस बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है कि आपको वॉल्यूम लेडेड कंट्रोल है। एक फीचर जो एटलीस्ट टोयोटा को इस गाड़ी में ऐड करना चाहिए था वो है क्रूज कंट्रोल। ये थोड़ा सा एक ऐसा फीचर हो जाता जो कि बलिनो की जगह ग्लैंजा को लेने पे लोगों को ज़्यादा जो है कि मोटिवेट करता। ये एक फीचर अगर आप टोयोटा कोई भी आप लोगों में से देख रहे हैं तो प्लीज़ क्रूज कंट्रोल एटलीस्ट आप एक एक्स्ट्रा ऑफर करिए, वरना गाड़ी तो भाई साहब आपने पूरी वही दे दी है। सिर्फ टोयोटा का लोगो लगाने से और 2-3 साल की वारंटी एक्स्ट्रा देने से मेरे ख्याल से आप उतना ज़्यादा अच्छा सेल्स नहीं हिट कर पाओगे। और फिलहाल वो सब तो खैर अलग बातें हैं। गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन में मिलता है, और ये आपका एसेसरी मोड पे जो है कि गाड़ी आ चुकी है। और कुछ यहाँ पर आपको टोयोटा का इस तरह से सब लोडिंग वोडिंग मिलता है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर बलिनो का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एक्चुअली जो ग्लैंजा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत ही अच्छा है ये। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसका कंट्रोल जो है कि यहाँ पर आपको दोनों तरफ दिया गया है, तो इसी से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो है कि आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और ये आपका जो है कि सारी चीज़ें हैं। इधर कुछ आपको टाइम है, इधर आपका पावर और टॉर्क मीटर, ये बड़ा शानदार है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ भी है अगर आप इसे यूज़ करते हो तो। खैर इसे हम देखते हैं तो यही सब चीज़ें हैं। और इस तरफ आपको नॉर्मल स्पीडोमीटर, आरपीएम गेज और इंजन टेम्परेचर और फ्यूल मीटर देखने को मिलता है। बाकी ढेर सारी काफ़ी वार्निंग लाइट्स आपको मिल जाएंगी। जो स्टॉक्स भी दिए गए हैं ये टोटली मारुति से सोर्स्ड हैं, इसमें कोई जो है कि चेंज नहीं है, बिल्कुल वही स्टॉक्स आपको मिलते हैं। फील और फीडबैक भी इसका ऑलमोस्ट वही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। जो बटन्स की क्वालिटी है, जो ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें सारी दी गई है सेंटर कंसोल में, सब चीज़ें मारुति से सोर्स्ड हैं। इवन जो इसका थीम है, जो सारी चीज़ें हैं, ये भी बिल्कुल आपका पूरा इंफोटेनमेंट सेम है। और एक अच्छी चीज़ जो है कि यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग मिलता है, IRVM, और खैर बलिनो में भी आपको ये मिल जाता है। और यहाँ पर
आपको एक 180 मिनट मिलता है लाइट के साथ, जो कि आई थिंक बलिनो में ये नहीं है, तो ये शायद एक एक्स्ट्रा चीज़ है। मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आपको जो है कि नीचे एक दिख गया होगा, अगर ये एक्स्ट्रा है तो आपको नीचे मैं डाल दूँगा। इधर भी आपको ये सेम चीज़ देखने हो गई है। और ओवरऑल पूरा ब्लैक थीम पे जो है कि केबिन बेस्ड है। और यहाँ पर सेंट्रल कंसोल है, 5 स्पीड का आपको यहाँ ट्रांसमिशन मिलता है। और साथ ही साथ इधर कुछ आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर अपना मोबाइल आप रख सकते हो, USB ऑक्स, तो एक 12 वोल्ट का यहाँ पर पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक पे क्रोम की टिप है। अच्छा, एक फीचर और जो मारुति यहाँ पर ऐड कर सकती थी, यहाँ पर इवन स्पेस भी है, वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन जो है कि दे देती अगर मारुति नहीं टोयोटा, तो ये भी अच्छी चीज़ थी। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है जो कि स्लाइड नहीं होता है, बट डिसेंट सा यहाँ पर स्पेस है। अब मेन बात करते हैं हम स्पेस की, तो ये जो सीट है ये मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी कुछ ऐसी ड्राइविंग पोस्चर है और मुझे एक डिसेंट सा हेडरूम मिल जा रहा है, लगभग 2-3 उंगलियों का, और हेडरूम भी यहाँ पर एनफ है। अब चलते हैं पीछे, इसी के जस्ट पीछे कितना स्पेस मेरे लिए है। यहाँ तो खैर मैंने डिसेंटली से सेट कर दिया। और आ चुके हैं हम पीछे की सीट्स पे। तो पीछे का जो कंफर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। डोर हम बंद करते हैं, तो बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट हो करके बैठ रहा हूँ कुछ ऐसे, तो पीछे यहाँ पर हेडरूम की कमी है थोड़ी, मतलब 6 फीट 3 इंचेस मेरी हाइट है और यहाँ पर मेरा सर टच हो रहा है। थोड़ा सा आगे होकर मैं बैठूँ तो यहाँ पर ठीक है स्पेस। बाकी अगर लेग रूम दिखाऊँ तो लेग रूम यहाँ काफ़ी डिसेंट है और नी रूम यहाँ पर काफ़ी डिसेंट है, मतलब मैं आराम से इस पर जो है कि कर सकता हूँ। बट हाँ, हेड रूम में थोड़ा सा इशू है। अगर आपकी हाइट 6 फुट से कम है तब जो है कि आपके लिए काम कर देगा, अगर उससे ज़्यादा है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। पीछे भी जो है कि आपको किसी तरह का आर्मरेस्ट यहाँ नहीं मिलता है और केबिन सिर्फ 2 आदमी जितना और एक बच्ची जितना वाइड है। और अगर डोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो डोर्स दिए गए हैं ये भी जो है कि काफ़ी वाइड खुलते हैं और इसमें जो है कि एज सच कह सकते हो सिर्फ पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है कि फैब्रिक फिनिश में है, डिसेंट है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने गाड़ी कितने में ली थी, कितना टाइम हो गया और कितनी अभी तक आपने चलाई है? गाड़ी हम लोगों ने करीब 9 लाख रुपए की ऑन रोड हमको पड़ी थी, इंक्लूडिंग एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। और गाड़ी 9 महीना के करीब पुरानी है। 30 अप्रैल 2021 को हम लोगों ने ली थी गाड़ी। ओके, और कितना आपने चलाई अभी तक? 1200 के करीब हमने गाड़ी चलाई है अभी तक। 9 महीने के आसपास, तो एवरेज मंथली रनिंग लगभग 125-30 किलोमीटर के आसपास इनकी है, मतलब काफ़ी कम है कह लो आप, मतलब वीकेंड पर्पस के हिसाब से जी जी। और भाई के पास एक और गाड़ी है किवी भी है, तो वो भी कम ही चलती है सच, उसकी भी बहुत रनिंग फिलहाल के लिए तो नहीं है। उसका कभी ना कभी होगा तो उसका भी वीडियो डालेंगे। उसका भी वीडियो जरूर से डालेंगे क्योंकि गाड़ी तो अपने पास अवेलेबल है ही। तो श्रेयांश भाई, आपको सेफ्टी से कोई अभी तक जितना भी आपने चलाया, जानता हूँ कि कम चलाया आपने, लेकिन जो भी आपकी रनिंग है उसमें सेफ्टी से कोई कभी शिकायत रही, कभी लगा ऐसा फील हुआ? एज सच मैंने भी इसको लॉन्ग रन पे कहीं लेके नहीं गया, मैक्सिमम ये एयरपोर्ट तक 1-2 बार गई होगी। और सिटी मैक्सिमम 18 to 20 किलोमीटर। जी, उससे ज़्यादा ये हाईवे और पे कहीं गई भी नहीं है। रही बात सेफ्टी की, तो नो डाउट मारुति की गाड़ी है, नाम बस टोयोटा का है, सबको पता है कि बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है, तो वो ज़रूर मुझे फील होता है इस गाड़ी में कि बिल्ड क्वालिटी तो इसकी नो डाउट। आपने ये भी बताया कि जैसे आपने हमसे शेयर किया श्रेयांश भाई ने, तो हम लोगों को ये भी पता चला कि बंदर कूद जाने से इसकी छत पिचक जाती है, मतलब ये जी आप में बड़ा जिस दिन हमने गाड़ी ली थी 30 को, 1 तारीख को सुबह गाड़ी की छत पे बंदर कूदा था। वो बहुत बड़ा बंदर भी नहीं था, छोटा सा बंदर डायरेक्ट छत पे कूदा था। तो उससे ये था कि इसकी छत पे मेजर डेंट आए हैं दोनों तरफ और अंदर का पैनल जो था वो पूरा निकल चुका था। मैं आपको एक फोटो जो है कि आपको ओवरले पे दिखा रहा हूँ, वो मेरे पास है फिलहाल, जी शेयर करेंगे हम। लेकिन ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है क्योंकि प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की आप एक कार ले रहे हैं, तो इतना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट उसकी रूफ जो है वो इंटैक्ट रहे। थोड़े मोड़े बंदर कूदने से तो नहीं पिचकना चाहिए आज के टाइम। ऐसा बहुत हाइट से कूदा भी नहीं था, आप देख सकते हो पीछे शेड है, ये शेड है तो आप समझ सकते हैं यहीं से कूदा हो। इवन भाई मेरे पास वैगनार है, उस पे बंदर कूदते रहते हैं, इस तरह का डेंट तो आज तक मेरे गाड़ी में फिलहाल नहीं आया। और ये दोनों साइड हुआ है, 2 बार बंदर ने कूदा है तो दोनों साइड इनके छत पे ऐसा हुआ है कि डेंट पड़ा है। खैर ये तो क्या ही कर सकते हैं, है तो ओवरऑल ये बलिनो ही, बट वही रीबैज्ड वाली बात हो जाती है। टोयोटा को कहीं ना कहीं इसमें चेंज करने चाहिए थे, हालांकि इस तरह से सेफ्टी रिलेटेड तो नहीं कर सकते थे, बट हाँ कम से कम कुछ फीचर्स ऐड ऑन करना चाहिए था एटलीस्ट, कि जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर भी दे सकते थे इस गाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रूज कंट्रोल नहीं है, क्रूज कंट्रोल दे सकते थे। एस्थेटिकली गाड़ी, अगर मैं एज अ न्यूट्रल कस्टमर आपसे बात करूं, मतलब कोई बायसनेस ना रखते हुए कि आप मारुति और टोयोटा की जो ये बायसनेस वाली बात हो जाती है कि हाँ टोयोटा ने गाड़ी उठाई मारुति से,
तो आप अगर एज अ न्यूट्रल कस्टमर आप देखते हैं, तो जब आप गाड़ी को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, जी। तो एस्थेटिकली क्या फील, गाड़ी के अंदर फील अच्छा आता है या लगता है कि नहीं ऐसे ही बेकार है? नहीं, गाड़ी का ड्राइव क्वालिटी, गाड़ी की फील तो अच्छी है, नो डाउट। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती तो फील होता है कि हाँ प्रीमियमनेस है। हाँ, ड्राइव क्वालिटी और फीचर वाइज तो संतुष्ट हैं कि हाँ गाड़ी अच्छी है। अच्छा, राइवल से कैसे आप कंपेयर करेंगे? जैसे Hyundai i20 है आपके सामने, अब पोलो है, तो क्वालिटी वाइज, इंटीरियर क्वालिटी वाइज पोलो से तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मैंने देखी थी तो वो कुछ अलग ही लेवल पे उसकी, मतलब सेफ्टी वाइज आप देख लो, इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी देख लो, वो एक अलग ही लेवल पे उसमें। लेकिन क्या था, फीचर्स कम आते हैं, इसमें फीचर्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन वही बात है कि बिल्ड क्वालिटी के कारण थोड़ा जो इसका इंटीरियर है, प्लास्टिक क्वालिटी, वो सब थोड़ी कमज़ोर है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो ड्राइव क्वालिटी आपको पोलो दे सकती है, वो कहीं ना कहीं ये गाड़ियाँ नहीं दे सकती हैं। जो सेफ्टी आपको वो दे सकती है, वो ये सब गाड़ियाँ दे नहीं सकती हैं। मगर हाँ, वही है कि इनमें आपको फीचर्स आपको थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे। बस यही है, अगर आपको फीचर्स चाहिए तो फिर आप ये सब गाड़ी लो। सेफ्टी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप पोलो i20 ऐसी गाड़ी भी ले सकते हो। हालांकि i20 भी अभी उतनी ज़्यादा सेफ नहीं रह गई है जी, बट हाँ, पोलो एक अच्छा ऑप्शन है। बट वही क्योंकि आपका रन कम है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। हाँ, इशू नहीं है मेरे लिए कि हाईवे और पे जाना है नहीं उतना गाड़ी को लेके कभी, तो सिटी ड्राइव के लिए ठीक है। अच्छा, आपने आई थिंक ग्लैंजा ली भी इसीलिए थी कि ये जनरली सिटी यूज़ के लिए जी, हम लोग ग्लांजा का लेने का मेन मकसद था कि हमको ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसका एक एवरेज ज़्यादा हो और मेन बूट स्पेस, क्योंकि बूट स्पेस एक बहुत मेजर इशू था कि KUV का बूट स्पेस बहुत कम है। उसमें 1-2 लगेज भी नहीं आ पाते, तो मेन हमारा दिमाग में ही था कि कैसी गाड़ी लें जिसका एवरेज भी अच्छा हो सिटी ड्राइव के हिसाब से और बूट स्पेस भी थोड़ी अच्छी हो। जब एवरेज की बात ही हो गई है तो कितना देती है ये बताइए। अभी हमको 8-9 महीने में ये एक बार सर्विस हुई है, जो फर्स्ट इसकी फ्री सर्विस होने के बाद अभी ये मेरे को 12-12.5 का दे रही है मैक्स। हाईवे पे हम लोग जब एक बार एयरपोर्ट लेके गए थे तो 16-17 इसने निकाल दिया था। MID पे शो किया, वो MID पे, टैंक टू टैंक अभी हमने इसका ऑलमोस्ट 15 के आसपास 15 का है, ले सकते हैं जी। अच्छा, आपने सर्विस भी करा ली, तो फर्स्ट सर्विस आई थिंक हुई थी जो इसमें आपका ऑयल चेंज नहीं होता है। जी, कुछ नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ वॉशिंग हुई थी और जनरल चेकअप था गाड़ी का। आई थिंक उसमें तो आई थिंक मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है, मगर फिर भी जो भी था जैसा भी था अच्छा था, नो डाउट। आफ्टर सेल सर्विस टोयोटा की अच्छी है, जो मारुति से तो मच बेटर है। मारुति से लोगों का सुना है कि वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, टोयोटा में आफ्टर सेल सर्विस मैं खुश हूँ। आप मतलब सेटिस्फाइड? जी, आफ्टर सेल सर्विस से हैप्पी हैं। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट सर्विस इनकी कब होती है। आई थिंक अब 1 साल के बाद ही करवाओगे आप। हाँ जी, टीयर टूनर पे, क्योंकि रनिंग तो आपकी उतनी ज़्यादा है नहीं। बाकी राइड क्वालिटी कैसी लगी गाड़ी की आपको? ठीक है, राइड क्वालिटी अच्छी है। अगर मैं इसको KUV से कंपेयर करूँ तो राइड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं। KUV चलाने में ज़्यादा अच्छी रहती है, बम्प्स पे भी वो एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छे से कर लेती है बम्प्स। इसमें थोड़ा फील होता है कि हल्की गाड़ी है, तो उस हिसाब से ठीक है, बट राइड क्वालिटी ठीक है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपने कभी चेक की? 80 के ऊपर लेके जाने में इसको डर लगता है। मारुति वाला। अच्छा, 80 के ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है आपने भी फील किया होगा, रिस्पांस थोड़ा ब्लंट हो जाता है। जी, 80 के ऊपर लेके जाने के बाद इसको थोड़ा लगता है कि नहीं 80 तक चलाओ, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है। अब आपने KUV के बाद फिर शिफ्ट भी किया तो खैर वो अच्छी खासी भारी भरकम गाड़ी भी है। जरूर, खैर वो तो है, बट क्रूजिंग स्पीड्स पे कोई दिक्कत नहीं। क्रूजिंग स्पीड्स में अच्छी गाड़ी है। ओके। और सिटी में क्लच वगैरह का, गियर का रिस्पांस वो सब अच्छा लाइट रहता है। हाँ, वो सब लाइट है, तो उससे कोई इशू नहीं। तो मतलब अब जहाँ तक सिटी के रन की बात है तो आई थिंक कि आप इसको कंसिडर करेंगे। हाँ, जरूर, सिटी के लिए जरूर इसको कंसिडर करेंगे। ओके, आपके पास और भी ऑप्शंस थे उस टाइम पर? पोलो थी, i20 थी, इवन स्विफ्ट भी थी। जी, हमने उस टाइम पोलो देख के आई थी, i20 देखी थी, स्विफ्ट तो नहीं देखी थी, और एक बलिनो देखी थी और ग्लांजा। पोलो में थोड़े फीचर्स कम थे और उसका सेल्स भी कम है। फिर आफ्टर जब बेचने जाओ तो उसका थोड़ा इशू था, तो वो देख के पोलो नहीं ली। i20 ओवर बजट जा रही थी, उसका टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शन हम लोग को 12.5 का पड़ रहा था। जो रियर का लेग रूम है वो भी आपको मायने रखता था जी, और उसमें वो गाड़ी भी केबिन स्पेस के मामले में वो इससे छोटी थी i20। तो फिर 12.5 लाख रुपए लगा के हैचबैक लेने का कोई सेंस नहीं था। फिर बलिनो देखी थी, मारुति जब पता चला कि टोयोटा की ग्लांजा है तो फिर ये सोचा कि टोयोटा लें। मारुति में ऑलरेडी इतनी भीड़ है, फिर इसीलिए टोयोटा, और इसमें वारंटी भी ज़्यादा है। वारंटी, हाँ, मैं एक्चुअली यही बात ही करना चाह रहा था। क्या आपको एक्चुअल कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे वो कहते हैं कि अब वो 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रहे हैं, फिर उसमें एक्सटेंडेड वारंटी का पैकेज वगैरह है, तमाम चीज़ें जिसके बारे में हमने अर्बन क्रूज़र का जब रिव्यू हमने किया था तो उसमें भी हमने बात की थी। तो क्या उसका कोई डिफरेंस आपको समझ में आता है? जब मतलब कोई फ़ायदा मिलता है?
अभी इन्होंने मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी का तो आइडिया नहीं, क्योंकि शोरूम वालों ने भी कुछ ऐसा बताया नहीं था। नहीं, हाँ। बस ये है कि इसका 4 साल और कुछ 50 से 60 हज़ार किलोमीटर की वारंटी है इसके संग, जो बलिनो में 3 साल के करीब कुछ है। हाँ। तो बस वारंटी एक एक्स्ट्रा है, ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आता। नहीं, और कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता। तो सर्विस कराई आपने, तो डीलरशिप पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है? डीलरशिप पे एक्सपीरियंस अच्छा था, नो डाउट, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। टाइमली गाड़ी भी मिल गई थी 1-1.5 घंटे के अंदर। ओके। और आफ्टर सेल सर्विस नो डाउट टोयोटा की बहुत अच्छी है, मैं उससे खुश हूँ। ओके। अच्छा, आपने 9 लाख रुपए इस गाड़ी पर लगाए, जी। कहीं से आपको रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने मतलब कुछ गलत इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स जो कि होने चाहिए थे इस गाड़ी में वो नहीं है? रिग्रेट तो फील बस ये कि बिल्ड क्वालिटी के कारण थोड़ा लगता है कि अगर टाटा की गाड़ी ले लेते या पोलो की गाड़ी लेते तो आज थोड़ा सेटिस्फैक्शन होता। हाँ, ये और रही बात फीचर्स की कि सेगमेंट में i20 में क्रूज कंट्रोल आ रहा है, पोलो में क्रूज कंट्रोल है, अल्ट्रॉस में क्रूज कंट्रोल है, इसमें वो चीज़ नहीं है। ओके। बट बाकी देखा जाए तो जो मेरा मेन एम था कि हमको एक बूट स्पेस प्रॉपर चाहिए, अच्छी खासी और एवरेज चाहिए था, अगर उसको ध्यान में रख के देखा जाए तो गाड़ी से हम खुश हैं। ओवरऑल मतलब सिटी एक्सपीरियंस का यूसेज मैक्सिमम है, हाँ। इस वजह से जो है वो ले दे के बात एवरेज की बराबर हो जाती है। कोई और गाड़ी लेंगे तो एवरेज कम मिल जाएगा, तो उस मामले में तो ये कहीं ना कहीं खुश करेगी कि एवरेज तो ज़्यादा भाई मिल ही रहा है। और जहाँ तक बात है सेफ्टी की, तो बाहर जाना नहीं है तो उतना बड़ा इशू नहीं होता। हाँ, खैर ये तो है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा था श्रेयांश भाई का इस गाड़ी के साथ। तो अब खैर अभी तो कम चली है, उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, और कब तक रखने का आपका प्लान है? अभी तो अब आई है, अभी तो नहीं है, 3-4 साल तो कम से कम इसको रखेंगे ही। 3-4 साल रखेंगे, उसके 3-4 बाद फिर साल कन्वर्ट करने का प्लान? हाँ, उसके बाद फिर चेंज करने का अभी गाड़ी को सोचेंगे। बता देते हैं दोस्तों, 6 ही महीने हुआ है और 9 मतलब months. 9 मंथ 9 हुए हैं, months. और इस वजह से मतलब ऑलमोस्ट अब साल एक कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में बात कर ली जाए कि 1 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए कि ग्लैंजा के ऊपर थोड़ी सी मैं कहता हूँ बातें कम होती हैं। ये और तो है बिल्कुल। हाँ, और मानता हूँ कि गाड़ी सेम है तो लोग कहेंगे कि बात करने का औचित्य क्या निकलता है, लेकिन मेरा जो मकसद ये था जानना कि टोयोटा से कुछ डिफरेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया जॉइंट वेंचरशिप की है तो क्या खाली सेल्स के लिए किया है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी किया है। तो श्रेयांश भाई, जहाँ तक बात है तो इनका जिस तरह का यूज़ है उसके हिसाब से तो आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। जरूर। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल श्रेयांश भाई का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और ये गाड़ी जो है कि अभी तो कम चली है, देखते हैं कितने टाइम तक श्रेयांश भाई के पास ये गाड़ी रहती है, और जितना टाइम बाद 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी रहेगी तो एक छोटा सा वीडियो मैं कोशिश करूंगा और इस गाड़ी पे लाने का कि क्या रिस्पांस तब तक बनता है। और बलिनो का आपको जो है कि दोनों गाड़ियां सेम ही है, उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आत्मन भाई ने भी किया है, मैंने भी किया है, तो दोनों का आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इसी नोट के साथ वीडियो हम खत्म करना चाहेंगे कि अगर आप एक गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एटलीस्ट सीट बेल्ट जरूर पहनिए, और अगर आप बाइक यूज़ करते हैं या स्कूटी यूज़ करते हैं तो हेलमेट तो कम से कम ज़रूर से लगाइए। और वीडियो में ही एंड करते हैं। नमस्कार।